दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। आज इतवार का दिन था और इतनी सुबह कोई भी नहीं आता था। वैसे भी आज दोपहर में हमारे यहाँ कुछ खास मेहमानों ने आना था। कल से हम उन्हीं के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे थे। अम्मा ने परेशानी से उठकर दरवाज़ा खोला। वो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही मेरा नाम सदफ है और मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने माँ बाप की मैं इकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बा की एक छोटी सी फैक्ट्री थी और अच्छा गुजर बसर हो रहा था हम लोगों का। मैंने मास्टर्स किया हुआ था और पढ़ाई करने के बाद से घर पर ही फारिग रहती थी। अम्मा ने घर के कामकाज वगैरह सिखाए थे तो उन्हीं में मशगूल रहती थी। हालांकि घर पर इतने काम नहीं होते थे। उन्हीं दिनों अम्मा ने मेरा रिश्ता वगैरह ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र तो हो ही चुकी थी और मैंने पढ़ाई वगैरह भी कर ली थी। तो अम्मा ने सोचा क्यों ना अब मेरी शादी कर दी जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने रिश्ते वाली को बुलवाया। कई रिश्ते देखने के बाद अम्मा को एक रिश्ता पसंद आया तो अम्मा ने मुझसे कहा कि देख, वो अकेला आदमी है, ना उसके माँ बाप हैं और ना कोई बहन भाई। ससुराल वगैरह का कोई झंझट भी नहीं होगा। अगर तू हाँ करती है तो हम यहाँ पर तेरी शादी तय कर देते हैं। तेरे अब्बा भी इस शादी पर राजी हैं। अच्छा कमाता है और तुझे खुश रखेगा। सास नंद का कोई झगड़ा भी नहीं होगा। तू अपनी मर्जी से अपने घर में रह सकेगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए। अम्मा की बातें मुझे बहुत ही सही लग रही थी, क्योंकि मैंने ड्रामों में यही सब देखा था कि सास और बहू की हर वक्त लड़ाइयाँ होती रहती हैं और कभी भी आपस में बनती नहीं थी, जिसकी वजह से शौहर बीवी का आपस का रिश्ता खराब होता था। मैं तो ड्रामे वगैरह देखकर ही बड़ी हुई थी और मेरे नज़दीक शादीशुदा ज़िंदगी की बस यही एक हकीकत थी, क्योंकि इन ड्रामों में यही सब दिखाया जाता था। और अक्सर मैं ये सब देखकर खौफजदा भी हो जाती थी कि शादी के बाद मेरे साथ भी ये सब ना हो। न जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियां ऐसे ड्रामे देख देख कर अपनी आने वाली ज़िंदगी से खौफजदा होकर रह जाती हैं। मेरी अम्मा ने मुझे जब इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने बहुत सोचा और मुझे ये रिश्ता काफ़ी अच्छा लगा। मैंने हाँ कर दी। अम्मा ने कहा कि ठीक है, मैं और तेरे अब्बा जाकर इस लड़के से एक बार खुद भी मिलकर आ जाएंगे। अभी तक तो हमारी बातचीत सिर्फ रिश्ता करवाने वाली के ज़रिए ही हो रही थी। उसने अपनी किसी दूर पार की फुप्पो के ज़रिए रिश्ता भिजवाया था। खानदान की कई औरतों ने मना किया अम्मा को कि बेटी को ऐसे घर में मत भेजो जहाँ पर कोई भी ना हो। हमें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही पसंद है। लेकिन अम्मा ने कहा कि नहीं, मेरी इकलौती बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। अम्मा अब्बा अगले ही हफ्ते उस लड़के के यहाँ चले गए। जब दोनों वापस आए तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अम्मा ने बताया कि लड़का एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है और अच्छा कमाता है। उसका घर भी अच्छा बना हुआ है। तू वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर अम्मा ने कहा लेकिन एक मसला है। मैंने कहा वो क्या? तो अम्मा बोली कि वैसे तो उसकी कोई बहन वगैरह नहीं है, लेकिन उसकी एक कज़न है जो उसी मोहल्ले में रहती है और उसके 4 बच्चे हैं। वो उसे अपना भाई बोलती है। लेकिन तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका अपना ससुराल और अपना घर बार है, वो उसी पर ध्यान देगी, तुझे परेशान नहीं करेगी। मैंने कहा ठीक है अम्मा, लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं? अगर वो उसे भाई बोलती है तो उसका रिश्ता लेकर उसे आना चाहिए था। अम्मा ने कहा कि फ़िलहाल वो अपने गांव गई हुई है, जब आएगी तो फिर मिलेगी। मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या कहती। बहरहाल कुछ दिन बाद अम्मा के पास उसका फ़ोन आया, यानी मेरे होने वाले शौहर की कज़न जिसका नाम फरहाना था। उसने कहा कि मैं आपके घर मिलने आना चाहती हूँ और आपकी बेटी को भी देखना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि हमारी मुलाकात हो जाए, क्योंकि शादी के बाद हमारा आपस में मिलना जुलना होगा और बिलाल की वाहिद मैं ही रिश्तेदार हूँ यहाँ पर, तो हर चीज़ का ध्यान भी मुझे ही रखना होगा। अम्मा ने कहा ठीक है, इस इतवार को आप हमारे यहाँ खाने के लिए आ जाना, और मुझसे कहा कि खाने की तैयारी कर लें। मैं वैसे भी सारे घर के काम वगैरह जानती थी और खाना पकाना वगैरह भी मुझे आता था, इसलिए मैंने बेहतरीन से बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया ताकि पहली बार ही वो मुझसे मुतासर हो जाएं। हमने पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह की, नए पर्दे लगाए। इतवार वाले दिन सुबह ही सुबह हमारे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अम्मा ने कहा कि इतनी सुबह कौन आ गया है?
क्योंकि आमतौर पर इतवार को छुट्टी होती थी और सब अपने घरों पर आराम कर रहे होते थे। अम्मा ने उठकर आंखें मसलते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा सामने ही फरहाना बाजी और उनके 4 बच्चे खड़े थे। अम्मा को देखकर बोली, मैं थोड़ा जल्दी आ गई, शायद आप सो रही थी। अम्मा बोली, नहीं नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी हम नाश्ता ही करने वाले थे। अम्मा उन्हें अंदर लेकर आ गई। हालांकि उन्हें दोपहर के वक्त आना था, मगर वो यूं सुबह सुबह आ गई। हमें काफ़ी अजीब लगा, लेकिन अब आ गई थी तो उन्हें हम ये थोड़ी कह सकते थे कि वापस जाओ और दोपहर में आना। मैंने आकर उन्हें सलाम वगैरह किया और अम्मा के साथ नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी ही देर में उनके बच्चों ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया था। कभी क्या चीज़ उठाते तो कभी क्या चीज़। मैंने 1-2 बार उन्हें प्यार से समझाया भी, जिस पर फरहाना बाजी ने फौरन से कहा कि अरे रहने दो, बच्चे हैं, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं समझ गई कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि मैं उनके बच्चों को टोक रही हूँ, इसलिए मैं खामोशी से चुपचाप बैठी सबको देखने लगी। नाश्ता बन गया तो हमने नाश्ते की टेबल लगाई। हम सबने मिलकर नाश्ता किया। अम्मा ने कहा कि तुम जल्दी नहीं आ गई, मुझे तो लगा था दोपहर में आओगी। तो वो बोली, इतनी जल्दी कहाँ, सुबह हो तो गई है। मैंने कहा कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए सुबह सुबह ही आ गई। वैसे लगता है आप लोग देर से उठते हो। अम्मा ने कहा, ये छुट्टी का दिन होता है इसलिए। वो बहुत से सवालात कर रही थी। अम्मा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जवाबात वगैरह दे रही थी। फरहाना बाजी का कहना था कि मेरी फुप्पो तो बस ऐसी ही है, उन्होंने बस रिश्ता देखा और हाँ कर दी, उन्हें क्या पता इतना कुछ देखना पड़ता है, वो तो हर चीज़ बस जल्दी जल्दी में करती हैं। बिलाल मेरा सगा भाई तो नहीं है, लेकिन भाइयों जैसा ही है, इसलिए मैंने सोचा कि उसका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा, और तो कोई है नहीं उसका, इसलिए मैं मिलने आ गई कि पहले ही लड़की वगैरह को देख लूं। वो फिर दोपहर तक वहीं पर बैठी रही। दोपहर के वक्त उनके शौहर भी आ गए। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो अपनी बीवी की उंगलियों पर नाचते हैं और अपनी बीवी के सामने उनकी एक नहीं चलती है। सारा वक्त फरहाना बाजी ही बोलती रही थी और अपनी ही तारीफें करती रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो यूं सुबह सुबह आ गई। कम से कम उन्हें इतना ख्याल तो करना ही चाहिए था कि अभी रिश्ता तय नहीं हुआ और दूसरों के घर में आने के भी कुछ आदाब वगैरह होते हैं। उन्होंने हमें दोपहर का बोला था और यूं सुबह सवेरे उठकर आ गई। ऊपर से उनके बच्चों ने पूरे घर की चीज़ों को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। इतनी मेहनत से मैंने घर साफ किया था और उन्होंने चंद घंटों में ही नक्शा बदल कर रख दिया था। ना वो खुद अपने बच्चों को रोक रही थी और ना ही मुझे रोकने दे रही थी। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे खामोशी से बैठे रहना था। अम्मा मुझे कह रही थी कि सब्र करो, कुछ घंटों की बात है, फिर वो चली जाएगी। लेकिन वो घंटे पता नहीं कब ख़त्म होने थे। शाम हो चुकी थी, वो अब तक नहीं गई थी। उनके शौहर ने कई बार उन्हें इशारों में कहा भी कि चलो अब घर चलते हैं, और उनके बच्चे भी तंग आकर रोने लग गए थे, लेकिन वो थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लग रहा था जैसे यहीं पर रात गुजारने का इरादा करके आई हैं। अब तो अम्मा भी दबे लफ्ज़ों में उनसे घर जाने का कह चुकी थी। हालांकि अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमें घर वगैरह साफ करना था। फिर थक हार कर उनके शौहर ने कहा कि फरहाना चलो, बहुत देर हो गई है, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वो आगे से बोली, मैं अपने भाई के होने वाले ससुराल में आज पहली दफ़ा आई हूँ, यूं इतनी जल्दी उठकर चली जाऊं? अभी तो मैं आई थी। उनके यूं कहने पर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उनके शौहर ने कहा कि मुझे घर जाना है तो उठो चलते हैं, जिस पर वो बोली, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। साथ में उनके बच्चे भी चले गए। मैं नहीं जानती थी कि अब और देर रुककर वो क्या करना चाहती हैं। अपने शौहर और बच्चों के जाते ही वो पांव पसार कर बैठ गई और टीवी देखने लग गई। मुझे बोली, जाओ चाय बना कर ले आओ और इसके साथ कुछ अच्छा खाने को भी ले आना। मैं मजबूरन उठकर गई और चाय वगैरह बना कर ले आई। हर कुछ देर बाद उन्हें खाने को कुछ चाहिए होता था। मैंने शिकवा कुना नज़रों से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा। मुसीबत तो ये थी कि वो हमें अपने पास से उठने भी नहीं दे रही थी कि हम उठकर कोई काम काज कर लें। वहीं बैठी बातें कर रही थी, कभी किसी की बुराइयां तो कभी किसी की तारीफें।
फिर बातों बातों में कहने लगी, आप अपनी बेटी को जहेज वगैरह कितना देंगे? ये बातें काफ़ी अजीब लग रही थी क्योंकि अभी तो हमारा रिश्ता भी तय नहीं हुआ था। अभी हमने हाँ नहीं की थी और वो पहले से ख्वाब देखना शुरू हो गई थी। अब मेरी बस हो चुकी थी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जा रही हूँ। मैं जानती थी मेरी बात सुनकर फरहाना बाजी के चेहरे पर नागवारी के तासुरात आ गए थे, लेकिन अब मैं मजीद उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से उठकर अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह से उन्होंने मुझे कमर सीधी नहीं करने दी थी। मैं सोच रही थी कि अभी ये हालत है तो शादी के बाद क्या होगा, लेकिन अम्मा का कहना था कि वो अपने घर बार में मसरूफ होगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने खुद को तसल्ली दे दी। कुछ देर बाद अम्मा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और बोली, तुम्हारी नंद तुम्हें बुला रही है। मैंने कहा, अम्मा उसे मेरी नंद तो मत कहें। तो अम्मा बोली, तमीज़ से, वो तुमसे बड़ी है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन वो इतनी देर से यहाँ बैठी हैं, अपने घर क्यों नहीं जा रही? अम्मा बोली, आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। मैंने कहा, सुनती हैं तो सुनने दे, अब मैं क्या करूं? फिर मैं खुद को संभाल कर लाउंज में आई, जहां बैठी वो अब तक टीवी ही देख रही थी। मुझसे कहने लगी, रात के खाने में क्या पकाओगी? मैंने अम्मा की तरफ देखा और फिर उनसे पूछा, आपको क्या खाना है? आपकी पसंद का खाना बना दूंगी। तो उन्होंने खाने की इतनी लंबी लिस्ट गिनवा दी। मैं दांत पीस कर रह गई। यूं लग रहा था जैसे सारे महीने का राशन खा कर ही जाएंगी, या उनको अपने घर में कोई खाना नहीं देता तो मजबूरन हमारे घर बैठकर खाना पड़ रहा है। वो खुद को घर की मालकिन समझने लग गई थी। किचन में आकर मैंने अम्मा से कहा कि रात के लिए अभी दोपहर वाला खाना काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, क्या उसे ज़ाया कर देंगे? और उन्होंने नए खाने की डिमांड कर दी है। अम्मा बोली, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लो, रात तक ये अपने घर वापस चली जाएगी। जाहिर सी बात है, इसके बच्चे हैं, उन्हें भी देखना होगा। मैंने एक गहरी सांस भरकर काम करना शुरू कर दिया। खाना तैयार हो गया तो अब्बा के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही अब्बा आए तो मैंने खाना लगा दिया। अब्बा बोले, ये औरत अब तक यहीं पर है, गई क्यों नहीं? अम्मा बोली, आहिस्ता बोलें, वो सुन लेगी। मुझे क्या पता क्यों नहीं गई। अब मैं उसे ये तो नहीं कह सकती कि चली जाओ, बहुत देर हो गई है। खाना लगा तो वो पागलों की तरह खाना खाने लगी। वो ऐसे खा रही थी जैसे कभी खाना खाया ही ना हो। हालांकि मेरे सामने जब से वो सुबह से आई थी, हर दूसरे घंटे में कुछ न कुछ खाए जा रही थी और मैं हैरत से उनका मुंह तक रही थी। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि बाहर बेल बजने की आवाज़ आई। अब्बा जाकर दरवाज़ा खोलकर आए तो देखा फरहाना बाजी के शौहर आए हुए थे। वो चेहरे से ही सख्त गुस्से में लग रहे थे, लेकिन अपनी बीवी के सामने वो गुस्से का इजहार नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से आकर कहा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, अब घर आ जाओ। आगे से बोली, तो उन्हें यहाँ लेकर आ जाते ना। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो उठी और हाथ वगैरह धोकर आखिरकार चली ही गई। जाते जाते बोली, मुझे लड़की बहुत पसंद आई है, जल्द हम बाकायदा रिश्ता लेकर आ जाएंगे। जैसे ही वो गई मैंने शुक्र अदा किया। पूरा दिन उनकी वजह से मेरा बर्बाद होकर रह गया था। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा सोच लें, आपने मेरी शादी यहाँ पर करनी है। अम्मा बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, शादी तो तुम्हारी करनी है, हमें लड़के से गर्ज है, उसकी किसी कज़न या बहन से नहीं। वैसे भी कौन सा वो उसकी सगी बहन है, तो तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो खतरे की घंटी अभी से ही बज गई थी। मैं जानती थी कि आगे जाकर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े करेंगी, इसलिए मैं बार बार उस रिश्ते के बारे में सोच रही थी। मगर मेरा होने वाला शौहर अच्छा था और अम्मा ने उसकी काफ़ी तारीफ़ें भी की थी, इसलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया। बाकी मसले मसाइल तो ज़िंदगी में आते ही रहते थे। कुछ दिन बाद वो बाकायदा रिश्ता लेकर आ गई। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रिश्ता पहले ही उसकी फुप्पो की तरफ से लाया जा चुका था। मैंने महसूस किया कि वो हर चीज़ में अपनी अहमियत जताना नहीं भूलती हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा से रिश्ता लाया और पिछली बार की तरह ही पूरा दिन हमारे घर में ही बैठी खाती पीती रही, और जब दिल भर गया तो वापस चली गई। मैंने पक्का सोच लिया था कि जब शादी हो जाएगी तो उन्हें कभी भी अपने मैके में नहीं लेकर आऊँगी।
ورنہ وہ تو میرے گھر پر ہی ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائیں گی۔ اور جب اماں میرے خیالات سنتی تو مجھے سخت ڈانٹتی اور بولتی ایسے مت کہو، ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن تم الٹا سیدھا کچھ مت سوچو۔ ہم نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کی تاریخ رکھی تھی۔ شادی سے پہلے میں ایک بار لڑکے سے ملی تھی، وہ مجھے کافی اچھا لگا تھا۔ میں پورے دل سے شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی ہم شاپنگ وغیرہ کے لیے جانے لگتے، فرحانہ باجی آ کر ہمارا سارا پروگرام خراب کر دیتی تھی۔ نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ شادی کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ہمارے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، اور جب ان کے ساتھ شاپنگ پر جاتے تو وہ میری ہر پسند کو ٹھکرا دیتی تھی اور ہر چیز اپنی پسند سے لینے لگ جاتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری نہیں بلکہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اماں سے بہت کہا کہ مجھے اپنی پسند سے چیزیں لینی ہیں، انہیں منع کریں، کون سا میری شادی روز روز ہونی ہے۔ لیکن اماں بھی مجبور تھی، اگر وہ کچھ کہتی تو وہ برا مان جاتی۔ لیکن جب شادی کے جوڑے کو پسند کرنے کی باری آئی تو میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں جوڑا اپنی پسند سے لوں گی، ورنہ میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ میری اس دھمکی پر اماں مان گئی۔ میں نہیں جانتی انہوں نے کیا کہا، لیکن انہوں نے لڑکے سے بات کی اور اس سے کہا کہ تم دونوں ساتھ جا کر جوڑا پسند کرانا۔ میرا منگیتر آیا، مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بارے میں اس نے اپنی کزن کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بات مجھے اچھی لگی تھی کہ وہ اپنی کزن کو اپنی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتا، اور شاید اسے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کزن روز ہمارے گھر میں آتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ جا کر شادی کا جوڑا پسند کر کے خرید کر لے آئی، اور جب یہ بات فرحانہ باجی کو پتہ چلی تو کئی دن تک ان کا منہ سوجا رہا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں ہرگز بھی اپنی خوشیاں ان کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئیں اور ہم سے کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا جہیز دے رہے ہیں؟ اماں نے کہا کہ اس کے منگیتر نے منع کیا ہے، اسے کسی بھی قسم کا جہیز نہیں چاہیے۔ تو وہ بولی ایسے کیسے منع کر دیا اس نے؟ اسے کیا پتا کیا رواج وغیرہ ہے؟ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، بنا جہیز کے لڑکی کیسے بھیج دیں گے؟ اماں کو ان کی بات بہت بری لگی، مگر انہوں نے کہا کہ جب لڑکا ہی نہیں چاہ رہا تو ہم زبردستی کیسے دے دیں، اور جہیز لینا ویسے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ بولی آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اسے کم از کم کچھ تو دے دیں، ایسے خالی ہاتھ سسرال آئے گی۔ اماں نے کہا ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں، وہی کافی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں لوگ میرا خیال نہیں کر رہے تھے، لیکن میرے منگیتر نے سختی سے منع کیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ ہم نے شادی کا ہر انتظام ہی بہت اعلیٰ کیا تھا۔ شادی والے دن جب نکاح کے وقت حق مہر کی بات آئی تو فرحانہ باجی اس بات میں بھی کود پڑی، حالانکہ ہم نے صرف شریعت کے مطابق ہی رکھا تھا، اور ابا نے لڑکے کو کہا تھا کہ جتنا خوشی سے دینا چاہو صرف اتنا دو، اس سے زیادہ نہیں۔ بہرحال ان کی مداخلت کے باوجود میرے شوہر نے مجھے اچھا خاصا حق مہر دیا تھا۔ شادی کے بعد میں رخصت ہو کر جب اپنے گھر پر آئی تو کئی گھنٹے تک تو فرحانہ باجی میرے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ پھر خاندان کی کچھ عورتوں نے انہیں زبردستی وہاں سے نکلنے کو کہا، جس پر کافی دیر تک وہ جھگڑتی بھی رہی تھی۔ اگلی صبح وہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، خاموشی سے اٹھ کر آ گئی۔ ولیمے تک تو انہوں نے مجھے بالکل چین سے نہیں رہنے دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید ولیمے کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلی جائیں، لیکن ولیمے کو ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ اب تک ہمارے گھر پر ہی رکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بولے مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر پر ٹھہری رہیں، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اپنے بچوں سمیت اور کبھی کبھی تو اپنے شوہر کو بھی لے کر آ جاتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں اور برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو اماں بولی کوئی بات نہیں، ساری زندگی تمہارے گھر تھوڑی رہے گی، اس کی ساس بھی ہے، وہ آ کر اسے لے جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دن بعد ان کی ساس نے انہیں بلا لیا، جس پر وہ غصہ ہوتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ وہ گئیں تو مجھے چین آیا، لیکن وہ روز کسی نہ کسی طرح میری زندگی میں مداخلت کرتی ہی رہتی تھی۔ ویسے بھی ایک ہی محلے میں رہتے تھے ہم لوگ۔ جب وہ ہمارے گھر سے مکمل چلی گئیں تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔
کیا خیال ہے شمالی علاقہ جات چلیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ ہم نے پلان وغیرہ بنا لیا۔ نہ جانے فرحانہ باجی کو کہاں سے خبر ہو گئی کہ ہم لوگ شمالی علاقہ جات گھومنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا وہ بھاگی بھاگی میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم لوگ واقعی میں جا رہے ہو؟ میں نے جب کہا کہ ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہ آگے سے رونے لگ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ تبھی میرے شوہر گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے فرزانہ باجی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ بولی تم لوگوں نے مجھے اتنا پرایا کر دیا ہے، یہ نہیں کہ اپنی بہن سے ایک بار پوچھ لو کہ اسے بھی جانا ہے یا نہیں۔ کم از کم تم میرے اور میرے بچوں کا خیال تو کرو نا، کتنے سال ہو گئے ہیں ہم کہیں گھومنے نہیں گئے، تم ہمارے لیے بھی ٹکٹ لے لیتے۔ ان کی بات پر میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے، یعنی کہ وہ شادی شدہ ایک نئے جوڑے کے ساتھ ان کے ہنی مون پر جانا چاہ رہی تھی۔ یہ سننے میں ہی کافی عجیب لگتا ہے، لیکن انہیں کون سمجھاتا۔ مجبوراً میں نے اور میرے شوہر نے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ہنی مون پر انہیں ساتھ تو نہیں لے کر جا سکتے تھے، اور اگر نہ لے کر جاتے تو انہوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دینا تھا۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ کافی اچھی بن رہی تھی۔ ایک رات میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، تم کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے دیکھ کر مجھے کہانی سناؤ۔ مجھے کہانی سنتے ہوئے سونا بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی اس عجیب سی فرمائش پر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس کی ضد کرنے پر میں نے کتاب ہاتھ میں تھام لی اور اس میں سے کہانی سنانے لگی۔ کہانی سناتے سناتے مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح جا کر میری آنکھ کھلی۔ میں آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے کے بجائے گھر سے باہر گلی میں سو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام محلے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً سے بھاگتی ہوئی اندر آئی تو دیکھا میرے شوہر اپنے بستر پر آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ اگر وہ وہاں پر سو رہے تھے تو میں باہر کیا کر رہی تھی؟ حالانکہ مجھے تو نیند میں چلنے کی بیماری بھی نہیں تھی۔ میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے شوہر اٹھ گئے، لیکن میں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ چپ چاپ ان کا ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ کر کے وہ دفتر چلے گئے۔ پیچھے میں پورا دن اسی بارے میں سوچتی رہی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گھر سے باہر نکلوں۔ محلے والوں سے کیسے نظریں ملاتی؟ وہ سب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوں گے، اور اب تک تو فرحانہ باجی تک بھی خبر پہنچ گئی ہوگی، اور میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ دوپہر ہوتے ہی وہ میرے گھر آ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم باہر سو رہی تھی کیا؟ میں نے ان کی اس بات سے انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بے عزتی کریں۔ وہ کافی دیر تک کوشش کرتی رہیں کہ میں کچھ بولوں، لیکن جب میں نے کچھ نہیں بولا تو تھک ہار کر وہ واپس چلی گئیں۔ رات کو شوہر آئے تو ان کو کھانا وغیرہ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے آج پھر کہانی سناؤ۔ ان کی اس بات پر میں نے کتاب اٹھائی اور انہیں کہانی سنانے لگی۔ کہانی سناتے سناتے میں پھر سے سو گئی، اور اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ سے گھر کے باہر رکھی ہوئی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوں، اور میرے محلے والے مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے ہیں اور میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر اندر بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ شوہر پہلے سے جاگ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو وہ بولے کیا بات ہے، اور تم اتنی صبح صبح کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا دیکھیں، میں کل رات کو آپ کے ساتھ سوئی تھی اور پرسوں بھی، لیکن کل اور آج دونوں دن میں جب اٹھی تو میں نے خود کو باہر پایا۔ یہ کیسے ہوا؟ جب میں یہاں سوئی ہوں تو باہر کیسے پہنچ گئی؟ مجھے تو نیند میں چلنے کی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ وہ بولے میں نہیں جانتا، میں جب اٹھا تو تم یہاں پر نہیں تھی، اور رات کو جب میں سویا تو تم یہیں پر تھی۔ وہ یوں انجان بن گئے جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہ بولے پریشان مت ہو، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا اور خواب میں باہر چلی گئی ہو۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اگلے کئی دن تک میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی۔ میں نے اپنی اماں کو بھی اس بارے میں بتایا تھا،
लेकिन उन्हें भी कोई हल नहीं मिल रहा था। एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पर गई और वहां से जाकर मैंने नींद ना आने की दवा ली। घर आकर वो दवाई खा ली। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे कहानी सुनाओ। मैंने उन्हें कहानी सुनाना शुरू की। कहानी सुनाते सुनाते मुझे रात के 1 बज गए थे। मैंने दवाई खाई हुई थी जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे शौहर कब के सो चुके थे। मैं किताब साइड पर रखने लगी तो उसी वक्त मेरे शौहर उठे। मैंने उनकी तरफ देखा तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि वो आंखें बंद किए नींद में चल रहे हैं। वो चलते चलते मेरे पास आए और मुझे उठाकर घर से बाहर निकलने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नीचे उतर सकूं, मगर वो मुझे घर से बाहर लेकर जा रहे थे। मैंने जोर जोर से चीख मारी। मेरी चीखें सुनकर वो एकदम नींद से जाग गए और बोले, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, क्या मतलब? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं? आप क्या कर रहे थे? तो बोले, मैं क्या कर रहा था, मैं तो सोया हुआ था। मैंने कहा, लेकिन आपको एहसास है कि आप कहाँ हैं? तब उनके होश कुछ ठिकाने आए और उन्होंने इधर उधर देखा। फिर वो बोले, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैंने कहा, आप नींद में चल रहे थे और उठाकर मुझे बाहर लेकर जा रहे थे। तो क्या इतने दिन से आप ही मुझे नींद में उठाकर बाहर छोड़कर आ रहे थे? तो फौरन से वो मुझसे नजरें चुराने लग गए। मैंने कहा, आपको आज मुझे सब कुछ बताना ही होगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक बीमारी है। बचपन से वो नींद में चलते हैं और अजीब अजीब ख्वाब देखते हैं। वो अक्सर ख्वाब में देखते हैं कि मुझे उठाकर बाहर लेकर जा रहे हैं, और वो ख्वाब नहीं होता बल्कि हकीकत होती है, मगर नींद में मुझे पता नहीं चलता। मैं उठाकर तुम्हें बाहर छोड़कर आ रहा था। मैंने कहा, आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? तो वो बोले, नहीं, न जाने लोग मुझे पागल ना समझ ले, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने कहा, ठीक है, अब आप मुझसे वादा करें कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और हम जाकर उसे सब कुछ बताएंगे। हर बीमारी का इलाज होता है, इसका भी इलाज होगा। मैंने आखिरकार उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए मना लिया। मैं उनको साथ लिए डॉक्टर के पास गई और उसे सारी बात बताई। उसने कुछ दवाएं वगैरह दी और कहा कि 1-2 महीने में आपके शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं रोज़ उन्हें दवा वगैरह देती, जिससे उनकी हालत काफ़ी बेहतर होती जा रही थी। मेरे शौहर की हालत तो ठीक हो रही थी, मगर मेरी ज़िंदगी में शायद ही कुछ ठीक होता, क्योंकि जब तक फरहाना बाजी मेरी ज़िंदगी में थी तब तक मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता था। आए दिन वो कोई ना कोई तमाशा करती रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी क्यों करती हैं। 1-2 बार मैंने अपने शौहर से भी कहा कि आप उन्हें समझाएं, तो वो बोले, मैं जानता हूँ वो जो कुछ भी करती हैं, लेकिन वो मुझसे बड़ी हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। उनकी ज़बान दराजी से तो सब लोग डरते हैं। मेरी शादी को अभी चंद महीने ही हुए थे कि वो पूरे मोहल्ले में ये बातें करती फिर रही थी कि इसके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, और न जाने क्या क्या वो हर वक्त कहती थी। मेरे तो 4 बच्चे हैं, ये वो। उनकी बातों से मुझे डिप्रेशन होने लग गया था। अब तो वो मेरे शौहर के सामने भी मेरी बुराइयां करती थी, जिसकी वजह से अक्सर मेरे शौहर और उनकी लड़ाई होती थी, और वो बाद में रोती धोती थी और कहती थी कि तुम अपनी बीवी की वजह से मुझसे लड़ रहे हो। न जाने वो ऐसा क्यों करती थी। मैं अब उनके इस रवैये से थक गई थी। मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो सारी ज़िंदगी वो ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी में बल्कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में भी दखलंदाजी करेंगी। मैंने 2 टोक अपने शौहर से बात करने का फ़ैसला किया और उनसे कहा कि हम कहीं और घर ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये घर तो मेरा अपना है। मैंने कहा, जब सुकून ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो फरहाना बाजी रोज़ रोज़ हमारी ज़िंदगियों में दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगी। तो वो बोले, ठीक है, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी वाकई में मुश्किलात का शिकार हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये घर बेचने की बात करता हूँ और कहीं और घर ढूंढता हूँ, मगर तुम ध्यान रखना कि किसी भी तरह से फरहाना बाजी को इस बारे में कुछ ना पता चले, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि हम यहाँ से ना जाएं और नए ड्रामे करना शुरू कर देंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने मोहल्ले में किसी भी औरत से इस बात का जिक्र नहीं किया। चुपचाप हम लोगों ने घर ढूंढा और मैंने पैकिंग वगैरह शुरू कर दी।
जिस दिन हम लोग जा रहे थे उसी दिन सबको खबर हुई और किसी ने भागकर फरहाना बाजी को इस बात की इत्तला दे दी कि हम लोग घर खाली करके जा रहे हैं। ये बात सुनते ही वो भागी भागी वहां पर आई और बोली, तुम लोगों ने ये फैसला ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे बता तो देते, मैं तुम लोगों की कुछ मदद भी कर देती थी। उनकी बात पर मैंने और मेरे शौहर ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा उठे, क्योंकि हम जानते थे कि वो मदद के नाम पर क्या करना चाहती थी। अभी भी उनकी कोशिश ये थी कि हम ये घर छोड़कर कहीं ना जाएं, लेकिन हम लोगों ने फैसला कर लिया था और घर भी ले लिया था। आज फरहाना बाजी की सारी कोशिशें नाकाम गई थीं और वो गली के कोने में खड़ी खामोशी से हमें देख रही थी। और मैं खुश थी कि अब हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी और कोई फरहाना बाजी हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगी।